पहला केस हम पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट व्हेन सेक्शन डायमेंशंस आर नोन या आप कह लें आर डिसाइडेड और आपने कंप्यूट करना है एएस। और ये जरा सिंपल भी है और ये कॉमन केस भी है। मैंने जैसे पहले आपको डिस्कस की कंटिन्यूअस बीम में डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं। तो अगर आपने लेट्स से लार्जेस्ट मोमेंट वाला सेक्शन की बेस पे सेक्शन जो है वो चूज डायमेंशन चूज कर लिए बी और एच, फिर वही सेक्शन चूंकि कंटिन्यू कर रहा होगा तो लिहाजा बाकी जितने भी सेक्शंस हैं उनके लिए बी और एच वुड बी डिसाइडेड। ओनली यू नीड टू कैलकुलेट एएस फॉर देम। मोस्ट कॉमन जो स्टील परसेंटेजेस हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली बीम में, उनके लिए जो मोमेंट आर्म की वैल्यू है that lies between JD की वैल्यू it lies between 0.87D to 0.91D. We will take JD equal to 0.95. अच्छा 0.95D लिखेंगे इसके, यानी J की वैल्यू 0.9 and JD we will take equal to 0.9D for with narrow compression zones. अगर ये वाला सेक्शन पॉजिटिव बेंडिंग का है और ये वाला सेक्शन नेगेटिव बेंडिंग का है, इसका मतलब ये है कि इस केस में ये कंप्रेशन साइड है और ये टेंशन साइड है, और ये नेगेटिव बेंडिंग का है, इसका मतलब है ये क्या है, टेंशन साइड और ये कंप्रेशन साइड। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने रेड में ड्रॉ किया दिस इज द कंप्रेशन जोन एंड दिस इज द वाइड कंप्रेशन जोन, ठीक है, बीई जो आप निकालते हैं इक्विवेलेंट विड्थ। और इस केस में कंप्रेशन इस साइड पे है और इस केस में यू हैव अ नैरो कंप्रेशन जोन, विड्थ होती है कंप्रेशन जोन की। मिड डेप्थ पे जितनी विड्थ है अगर उतनी कंप्रेशन जोन की विड्थ है, जैसे इस केस में बन जाएगी, ये मिड डेप्थ तकरीबन बन जाएगी ना, तो जितनी मिड डेप्थ विड्थ है उतनी ही कंप्रेशन जोन की विड्थ, तो हम इसको नैरो कंप्रेशन जोन कह रहे हैं। D माइनस A/2 जो है वो यानी JD 0, इसी को JD बोला है ना हमने। अगर ये 0.9D हम ले रहे हैं, इससे अगर आप वर्कआउट करें कि A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D क्या बनती है, सो दैट वैल्यू बिकम्स, दिस एक्चुअली इंप्लाइज दैट यू आर टेकिंग A इक्वल टू 0.2D, यानी यहां पे A की वैल्यू आप 0.2D पुट करेंगे तो आपके पास आंसर ये बनेगा। 0.2D पुट करेंगे तो 0.2 डिवाइडेड बाय 2 0.1 बनेगा और 1 माइनस 0.1 0.9। और अगर आप कहते हैं कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं D माइनस A/2 इक्वल टू 0.95D, इम्प्लिसिटली आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि A की वैल्यू इज इक्वल टू 0.1D। नाउ phi mn शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन mu। अब mn की जगह हम पुट करने जा रहे हैं ASFY इंटू JD या D माइनस A/2, ठीक है, बाकी उसी तरह से लिख रहे हैं phi। अब यहां से हम AS की इक्वेशन लिख सकते हैं, फर्दर ऐसे लिख दिया mu ओवर phi FY, इसकी जगह हम लिख सकते हैं JD, और JD जो है वो चूंकि हमने ऊपर कोई ना कोई कंसिडरेशन ली होगी, इधर 0.9D या 0.95D, तो ये जो JD है दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ, यानी अब इसमें J खत्म हो जाएगा, इसकी जगह 0.9 या 0.95 पुट हो जाएगा। बाकी अगर आप राइट हैंड साइड को देखें, MU आपने कैलकुलेट किया होगा, एनालिसिस कर चुके होंगे। फाई की वैल्यू हमने कहा 0.9 एज्यूम करेंगे, बाद में कंफर्म करेंगे कि हमारा सेक्शन टेंशन किस ग्रेड का स्टील यूज करो, फॉर एग्जांपल 60 ग्रेड यूज करो, तो AS की आपके पास वैल्यू आ गई है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पे आपके पास AS की वैल्यू आ जाएगी, यू विल हैव सम वैल्यू फॉर AS। दिस इज योर फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ AS। इसको रिफाइन करने के लिए you will go back to your equilibrium equation, you will enforce equilibrium equation जो आप पढ़ चुके हैं, 0.85 FC प्राइम सिंगली रिइंफोर्स है और कांस्टेंट विड्थ कंप्रेशन जोन है, सो ये इक्वेशन रहेगी इसकी। अब ये जो AS आपने पुट करना है दिस विल बी कमिंग फ्रॉम हेयर, यहां पुट होगी जो आपका फर्स्ट एस्टिमेट था, ठीक हो गया। अब यहां से A की सर्टेन वैल्यू आ जाएगी आपके पास। Now you will reuse this value of A back in this equation. Use this value back over here. साइकिल बन जाएगा। देखो अब आपके पास A की वैल्यू आपने यहां पुट कर दी, आंसर AS का आएगा, वो AS का आंसर यहां पुट होगा, फिर A का आंसर आएगा, दोबारा वहां यहां पुट हो जाएगा, AS का आंसर आएगा वापस। नॉर्मली अगर आप 2 आइटरेशन कर लेंगे दिस विल बी क्वाइट कन्वर्जिंग, बिकॉज क्यों,
इनिशियल आपने जो ए की इसकी वैल्यू ली होगी ना, ये जो फर्स्ट एस्टिमेट में, यहां पे जो आपने जे डी के अंदर जे की वैल्यू 0.9 या 0.95 पुट की है, ये फाइनल जो आंसर आना है उसके, यानी आपने आइट्रेशन स्टार्ट ही उस वैल्यू से कर ली है, करीब उस वैल्यू के करीब से कर ली है जो फाइनल वैल्यू बननी है, उस वजह से आइट्रेशन कम करनी पड़ेंगी आपको. सो this is how finally you will have AS value and of course A value as well. Now once you have this AS value, A की वैल्यू आने का फायदा एक और हो जाएगा आपको. A की वैल्यू पता होने का, A की वैल्यू पता होने का मतलब है C की वैल्यू पता होना, because they are related by beta 1. C की वैल्यू पता होने का मतलब है you can calculate epsilon T. When you can calculate epsilon T, you can confirm whether it actually exceeds 0.005 or not. So you can confirm whether phi equal to 0.9 was actually being the case or not. Let's go to the example. Design of reinforcement when we are doing example 5-4. Design of reinforcement when section dimensions are known. We will design tension reinforcement for one positive bending section and one negative bending section of the continuous floor beam ABCD shown in figure 5-4. ABCD में एक positive bending section, एक negative bending section को हम डिजाइन करेंगे in order to understand this process. The section dimensions for this flange beam section are shown in figure 5-26A. This figure, ये dimensions हैं. 12 inch web width है, 24 inch total height है, 6 inch की slab thickness है. यही आपने consider की थी when you are performing the analysis. Assume FC prime 4000 psi, steel yield strength of 60 psi. First we are going to design mid-span section of beam AB. AB section का mid-span, ये वाली location पे. So of course what do you need to know first? MU. So from that we are picking the result. The effective design moment at this section was found to be 130 kip feet using the ACI moment coefficients and 10 kip feet using structural analysis software. Now we will use the larger value for this example. Although आप किसी एक को use कर सकते हैं. अगर आप ACI coefficient use कर रहे हैं, you can use it. अगर आप अपने खुद structural analysis perform कर लिया, you can use that also. No. Now because this is a T section in positive bending. ठीक है, ये वाला section यहाँ पे T section in positive bending. That's why a wide section हो गया. We will initially assume a moment arm JD equal to 0.95D. Wide compression zone. अभी discuss कर लिया. Assume that we will use a single layer of reinforcement. So D can be taken as H minus 2.5. ये अभी हम discuss कर चुके हैं. H 24 इंच है, 2.5 इंच subtract करेंगे 21.5. Assuming that this will be a tension control section. Now we will use equation 5-6 जो अभी लिख ली थी ये वाली equation to get the first estimate for the required area of tension steel. MU की value हमने ये डिस्कस कर लिया. J MU की वैल्यू पुट कर दिए, वो किप फुट में था तो 12 से मल्टीप्लाई करके किप इंच में चला जाएगा. 0.95 की वैल्यू रख ली. FY 60 की SI, D माइनस A by 2 इसकी जगह JD हमने ले लिया और JD की वैल्यू 0.95D पुट कर दिए. You got first estimate for AS 1.41 inch. What do you do next? Okay, we will do that refinement, but before we go there, although you could perform this step at a later stage once you have a refined value of AS, but this author is preferring check this right over here. हो सकता है ये वैल्यू AS मिनिमम से कम आ जाए, फिर आपको रिफाइनमेंट करने की ऐसा जरूरत नहीं है. फिर गवर्न ही उसने करना है AS मिनिमम ने, तो फिर उसको ऊपर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज स्मॉल वैल्यू वी शुड चेक अगेंस्ट AS मिनिमम फॉर द गिवन कंक्रीट स्ट्रेंथ. आई नो यू नो दिस, ये 190 psi आ रहा है तो इसलिए हम 200 यूज करेंगे. अगर ये आंसर 200 से बड़ा आता तो फिर वो यूज करते. So this comes out to be 0.86 inch square. Minimum is 0.86 inch square. So that this does not govern. Minimum area will not govern. So we will do one iteration to improve the value of AS from here. This is a wide compression zone. You need to know BE, this value. Effective flange width kitni hai. And for that, we have studied the equations. So this time we will be just using them. So BE, ये हम discuss कर चुके हैं parameters. Quickly मैं देख लेता हूँ. BE is larger of these three जो लिखी हुई है. BW plus 2 times LN by 8. ठीक है, LN इसका हमें पता है,
ये हम डिस्कस कर चुके हैं एलएन की कैलकुलेशंस भी। 28 फुट जो है वो है इसका सेंटर टू सेंटर और 18 इंच का कॉलम है, तो 9 इंच और 9 इंच 18 इंच और 1.5 फुट इसलिए सब्ट्रैक्ट करके ये बन गया। ठीक हो गया? ये जो है ना कॉलम टू कॉलम यहां पे 26.5। ओके, सो दिस बिकम्स 91.5। अब ये फुटों में था तो ये इसमें कन्वर्ट कर दिया, 91.5 इंच बन गया। इसी तरह BW प्लस 2 टाइम्स 8 HF थिकनेस ऑफ फ्लैंक, थिकनेस ऑफ स्लैब है, वो 6 इंच पुट कर दिया, 108 बन गया। स्पेसिंग बिटवीन बीम्स, स्पेसिंग बिटवीन बीम्स देखो ये बात हो रही है, दिस बीम एंड देन द नेक्स्ट बीम, हाउ मच स्पेसिंग? 12 feet, so this is 144 inch, so BE is 91.5। ये जो B हमने पुट करना है ये वही BE है, क्योंकि इसका कंप्रेशन जोन वाइड कंप्रेशन जोन है, सो यू विल पुट द अकॉर्डिंग वैल्यू। 91.5 हमने यहां पुट किया। AS की वैल्यू ये कहां से आई? फर्स्ट एस्टिमेट ये वाला। So now you have A value 0.272 inch. You will use this value again in this expression to refine your value of AS. So AS would be equal to, now just put your value of A की वैल्यू पुट कर दी, A by 2 की वैल्यू यहां पे हमने डायरेक्टली डाल दी 0.136 inch square. So you got 1.35. Let's compare with the previous value. Previously we had first estimate was 1.41, second is 1.35. This is close enough. ठीक है, परसेंटेज डिफरेंस इज क्वाइट स्मॉल, यानी 135 और 141 का अगर आप डिफरेंस देखें सो इट्स लेस देन मे बी 4% or so. So for this required area 1.35, now you need to choose bars. Select two number 8 bars which results in an area equal to 1.58 inch square. ये कैसे select करेंगे? Go to the table. Let me take you to the table quickly. Total areas of multiple US reinforcement bars. Now you need 1.35 inch square. So maybe you'd start with trying to come up with just 2 bars. एक बार तो डालेंगे नहीं ना, 2 से स्टार्ट करेंगे। So let's start over here. 1.35 कहां पे पूरा हो रहा है? यहां पूरा हो गया, यहां पूरा हो गया ना, 1.58 आ गया। इसका मतलब है 2 number 8 bars will do. Okay, once you choose this, now you need to see if I'm picking 2 number 8 bars, what minimum web width would be required. So let's go to the table A-5. We are picking number 8 2 bars. ये 2 यहां पे और 8 यहां से, ये 7.5. We need minimum of 7.5 inch web width to accommodate 2 number 8 bars in one layer, assuming these parameters. So our chosen web width is 12 inch. So that's already greater than the minimum requirement, so that's good enough. It's possible to select some combination of bar sizes to get closer to the required tension steel area. यानी आप कह रहे हैं यार 1.35 चाहिए था, मैं 1.58 डाल रहा हूं, let's try combining maybe एक साइज का डाया दूसरे साइज का डाया। ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया, एक ही लेयर में हम डिफरेंट साइजेस नहीं प्रेफर करते फॉर मेकिंग इट इजी टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके, सो वी स्टिक विद 2 number 8 bars. Now next is detailing check. Detailing check would mean you should make sure your steel is not too congested. You should make sure your steel is not too far away placed, so it won't be able to control the crack width. So we need to check this. Now we have selected the bar size of the longitudinal reinforcing bar. We could refine the assumed value of D. Initially we had assumed that D would be H minus 2.5 inch. Now you have selected a bar. So you may like to refine your selection of calculation of D. If you try to do that, you will see that that will be making a very small difference. अब आप करके देख लीजिएगा, I think 2.44 इंच इस तरह का आंसर आ रहा है, 2.5 के बड़ा क्लोज आंसर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं इसको। So it will be so as stated previously, using D equal to H minus 2.5 inch will be accurate enough for most beam designs. Only when using too large dia greater than number 10 or large stirrups greater than number 4 we would need to make some adjustment.
टू लिमिट द विड्थ ऑफ, अब हम डिटेलिंग चेक डिस्कस कर रहे हैं। पहला हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये बार्स 2 बारें डाल रहे हैं ना, तो कहीं ये बारें इतनी ज्यादा स्पेसिंग पे तो नहीं होंगी। 12 इंच हमारी टोटल विड्थ है और सिर्फ 2 बारें डाल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बारें इतनी फार अवे प्लेस्ड हों कि ये क्रैक कोई कंट्रोल ना कर सके, इनके बीच में जो कंक्रीट है वो कहीं क्रैक ना हो। सो फॉर दैट दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इन डिटेल। ये पहली दफा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगली दफा वी विल बी। क्रैक कंट्रोल का क्राइटेरिया हमेशा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार से रिलेटेड होगा, जबकि कंजेस्शन की जब भी हम बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स। ठीक है, सो टू लिमिट द विड्थ ऑफ फ्लेक्सुरल क्रैक्स इन बीम्स एंड स्लैब्स, ACI this code section defines an upper limit on the center to center spacing between bars in the layer of reinforcement closest to the tension face of a member. वो अपर लिमिट हम इस तरह से डिफाइन करने जा रहे हैं। अच्छा, in some cases this is interesting, this requirement could force a designer to select a larger number of smaller bars in the extreme layer of tension reinforcement. हो सकते है आप 2 नंबर 11 की बारें डालना चाह रहे थे, लेकिन आपका वो स्पेसिंग इतनी बड़ी होती जा रही थी कि आप इस क्राइटेरिया को फिल नहीं कर पा रहे थे। सो यू माइट बी फोर्स्ड टू चूज स्मॉलर लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर बार, मे बी 2 नंबर 11 की जगह 6 नंबर 8 की बारें डालनी पड़ते, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं। ठीक है, सो ये एक्सट्रीम लेयर ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट की बात हो रही है। नाउ स्पेसिंग लिमिट जो कोड में गिवन है वो ये है, ये फार्मूला है, S शुड बी इक्वल टू आर लेसर, यानी S की वैल्यू इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, या इक्वल हो जाए मैक्सिमम, या नॉर्मली कि इससे छोटी वैल्यू हो जाए। 15 इंटू 40,000 ओवर FS माइनस 2.5 CC। ये FS क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और CC को एक्सप्लेन करता हूं, और दूसरी लिमिट इस पे है, यानी S शुड बी इक्वल टू और लेसर देन 12 इंटू 40,000 ओवर FS, यानी इनमें से, यानी S की वैल्यू इससे भी छोटी नहीं होनी चाहिए, इससे भी सॉरी बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी रहनी चाहिए, और इससे भी छोटी रहनी चाहिए, दोनों से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो स्मॉलर आंसर आएगा दैट विल गवर्न। मसलन ये मुझे अलाउ करता है 20 इंच, ये अलाउ करता है, ये वाली रिक्वायरमेंट अलाउ करती है 15 इंच, तो मैं कहूंगा 15 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 18 इंच डालूंगा तो नीचे वाली से बड़ी हो जाएगी स्पेसिंग, नीचे वाली इक्वेशन के मुताबिक से। तो जो स्मॉलर, इनमें से जो स्मॉलर आंसर है दैट विल गवर्न। अच्छा, इस इक्वेशन में जरा देखिएगा CC क्या चीज है। CC इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रीइंफोर्समेंट बार टू द टेंशन। C में जो पहला C है ना, ये कवर वाला है, और नीचे जो सबस्क्रिप्ट में C है ये क्लियर के लिए, यानी क्लियर कवर। लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द रीइंफोर्समेंट बार टू द टेंशन फेस। लेकिन यहां पे वो क्लियर कवर जो है वो स्टिरअप से, अगर स्टिरअप मौजूद है तो स्टिरअप से नहीं ली जाएगी, रीइंफोर्समेंट बार का जो सरफेस है उससे डिस्टेंस ले जाएगा। मैं आपको समझाता हूं, यानी जैसे ये है 2 नंबर 8 की ये बारें आपने डाली हैं, तो इस स्टिरअप किस बाहर वाली सरफेस से नहीं, ये जो राउंड आपको बार नजर आ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार का जो सरफेस है इससे लेके टेंशन फेस तक का डिस्टेंस। हाँ, यानी ये वाली वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी जो हम क्लियर, इसको इस वजह से क्लियर कवर नहीं बोला मैंने, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि CC वर्ड बेसिकली आया कहां से। ये क्लियर कवर विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्गिट्यूडनल बार इन टेंशन है, टेंशन उस बार के लिहाज से क्लियर कवर है, स्टिरअप के लिहाज से नहीं है। ओके, सो from the surface of the reinforcement bar to the tension face. For the tension zone in a typical beam as shown in figure 5-25, this would include the clear cover to the stirrups, यानी जो हम नॉर्मली जिसको हम कहते हैं क्लियर कवर, जो कि 1.5 इंच होता है फॉर टिपिकल बीम, प्लस द डायमीटर ऑफ द स्टिरअप बार, क्योंकि ये सरफेस ऑफ द री बार तक है, यूजुअली 3/8 इंच or 4/8। Thus for a typical beam this value can be taken as 2 इंच, क्योंकि 1.5 इंच ये हो गया और 3/8 इंच या 4/8 इंच तो तकरीबन हाफ इंच बन जाता है, तो ये नॉर्मली 2 इंच के तौर पे आप इसको ले सकते हैं टिपिकली। अच्छा, ये तो बात होगी CC की। नेक्स्ट है FS। FS क्या चीज है? FS represent the stress in the flexural reinforcement closest to the tension face
ड्यू टू एक्टिंग लोड्स, नॉट फैक्टर लोड। एक्टिंग लोड से नॉर्मली मुराद है सर्विस लोड्स। नाउ प्रोसीजर्स फॉर कैलकुलेटिंग एफएस विल बी डिस्कस्ड इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 जो है ना, ये डिफ्लेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड चैप्टर है, लेकिन हम यहाँ पे एसीआई कोड की जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है उसको यूज करके, एसीआई परमिट्स द वैल्यू ऑफ एफएस टू बी टेकन एज 2/3 ऑफ द यील्ड स्ट्रेस एफवाई इन पीएसआई यूनिट्स। यानी पीएसआई यूनिट्स में मसलन एफवाई आपका है 60,000 पीएसआई, तो 2/3 हो जाएगा 40,000 पीएसआई। तो एसीआई आपको परमिट करता है कि आप 2/3 ऑफ 60,000 इन 40,000 ले लें यहाँ पे एफएस की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे 40,000 पुट होगा तो ये 40,000 कैंसिल हो जाएगा और 15 - 2.5 सीसी रह जाएगा। और सीसी की वैल्यू हमने कहा कि 2 इंच ली जा सकती है मोस्ट केसेस में। तो ये 2.5 × 2 कितना हो जाएगा, यानी ये 5 यानी 15 - 5 10 इंच बन जाएगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। परमिट्स, अच्छा, using CC equal to 2 inch and FS equal to 40,000 psi, the limit on the center to center spacing between the two number 8 bars in the extreme layer of tension reinforcement would become this 10 inch, and S दूसरी लिमिट वो सीधी 12 इंच बन जाएगी क्योंकि FS 40,000 पुट हो गया। अब स्मॉलर वैल्यू ये वाली है 10 इंच, ये गवर्न करेगी। Assuming the distance from the sides of the beam to the center of each number 8 bar is 2.5 inch, ठीक है। The center to center spacing between the number 8 bars is, ये बात आपको समझ आई है मैंने क्या कहा है? ये जो डिस्टेंस है हमने डिस्कस किया ना, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इन दो के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एग्जिस्ट। एक्चुअली बीम में हमारा कितना है वो तो थी ना लिमिट, 10 इंच की तो लिमिट थी ना कि इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारे केस में कितनी है ताकि कंपेयर कर सके कि हमारे केस में कहीं एक्सीड तो नहीं कर रही है उस लिमिट को। तो हमारे केस में कैलकुलेट कैसे कर रही है, वो पूरी विड्थ में से अगर इसके सेंटर से लेके इसका डिस्टेंस 2.5 इंच मान लिया जाए, जो कि कैसे बन सकता है, 1.5 इंच का क्लियर कवर, फिर सिर्फ तकरीबन हाफ वो निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंच, फिर थोड़ा सा गैप होगा और फिर बीच में वो भी आना है, हाफ डाया भी आना है, तो ये तकरीबन 2.5 इंच बन जाएगा एक साइड से भी दूसरी साइड से भी। अगर टोटल 12 इंच है, इधर से भी 2.5 इंच इधर से भी 2.5 इंच निकल गया तो 12 - 5 7 इंच बन जाएगा। लेट्स सी, 12 - 2 × 2.5 7 इंच बन गया। हमारा केस में 7 इंच है सेंटर टू सेंटर बिटवीन दोज 2 बार्स और अपर लिमिट इज 10 इंच के 10 इंच से बड़ी ना हो, सो दिस इज ओके। अच्छा, अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती व्हाट वुड यू डू देन? स्मॉलर बार्स चूज करेंगे तो वो लार्जर बार की 2 से हो सकते 3 4 हो जाए, तो वो स्पेसिंग उनकी सेंटर टू सेंटर रिड्यूस हो जाएगी एंड दिस क्राइटेरिया वुड गेट सेटिस्फाइड। नाउ द स्पेसिंग बिटवीन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड। इफ द स्पेसिंग वाज टू लार्ज वी वुड नीड टू यूज 3 स्मॉलर बार्स टू रिड्यूस द सेंटर टू, ये अभी डिस्कस कर लिया। ये थी डिटेलिंग चेक। हमने ये कहां पे चेक किया है कि कंजेशन नहीं हो रही, ये कब चेक किया था, किस स्टेप में, क्या किया था उस स्टेप में? By calculating what? Minimum web width required to accommodate those 2 number 8 bars. तो मैं कह रहा था कि ये तो हमने चेक किया कि क्रैक कंट्रोल करने के लिए स्पेसिंग पे अपर लिमिट को चेक कर लिया कि सर्टेन अपर लिमिट से बड़ी स्पेसिंग ना हो। मिनिमम जो हमने कहा था कि इतनी स्पेसिंग, क्लियर स्पेसिंग होनी चाहिए, वो हमने कहां चेक कर लिया है? By calculating the minimum web width required to accommodate those 2 number 8 bars, जो कि कितनी बन रही थी? 7.5 इंच हमारी मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड थी, हमें 12 इंच दी हुई है, तो दिस इज क्वाइट ओके। सो वी हैव चेक बोथ दीज रिक्वायरमेंट्स। नाउ लेट्स गो, अभी डिटेलिंग चेक लगाने के बाद रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चेक, ये एनालिसिस है, एनालिसिस प्रॉब्लम बन गया। You have your dimensions decided, you have your FC prime Fy decided, you have your reinforcement decided, their location is decided, number of layers, bars, dia, everything is decided. Now all you need to do is you should be able to analyze. This is what इसलिए आपको analysis आना चाहिए, analysis नहीं आता you can't do this. Now we already have calculated the required. अच्छा, ये क्यों दोबारा क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? Although हमने पहले जो इक्वेशन वर्किंग की हुई है, दिस इज इंटरेस्टिंग, और ये जाहिद अहमद सिद्दीकी साहब की बुक और इस बुक में एक मेजर डिफरेंस है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस आई लाइक दिस बुक। एक ये है कि मैंने वहां से एएस जो लिया है वो इन इक्वेशंस की बेस पे तो लिया ना, जो मैं आगे एनालिसिस में यूज करूंगा,
तो फिर दोबारा एनालिसिस करने की क्या जरूरत है? अब हमने बार्स जब चूज किए, रिक्वायर्ड 1.35 था, हमने 2 बार चूज की 1.58 चूज कर लिया, ठीक है, एरिया थोड़ा सा हमारा बढ़ गया, और प्लस हमने जो आइट्रेशन की थी उसके बहुत ज्यादा परफेक्ट करने की इसलिए भी जरूरत नहीं है कि आगे जाके हम चेक तो अप्लाई करने जा रहे हैं ना, अगर मसला होगा तो वहां डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे जोर लगाने के बजाय कि मैं आप इतना रिफाइन करूं कि 10 आइट्रेशन परफॉर्म कर दूं, उसको फर्दर कन्वर्ज करने के लिए यू जस्ट नीड टू परफॉर्म जस्ट 2 maybe 2 trials, बिकॉज यू आर गोइंग टू परफॉर्म a separate check on required strength. Phi mn आप कैलकुलेट करेंगे and you will compare it with mu. So let's do that quickly. We already have calculated the required minimum steel area and it is less than the selected area of steel, so that's okay. Because we have used phi equal to 0.9, we must confirm that this is a tension control section. For a T section where we have already calculated a very small value for the depth of the compression stress block, A की छोटी वैल्यू का मतलब एप्सिलॉन टी की बड़ी वैल्यू। जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट जब हमने डबल रीइंफोर्स्ड बीम का डिस्कशन की थी, ए की छोटी वैल्यू आई है, यू कैन एक्सपेक्ट अ लार्जर वैल्यू फॉर एप्सिलॉन टी। One simply might say that this is clearly a tension control section because the depth of the neutral axis C will be significantly less than the tension control limit of 3/8 of D, if you remember. टेंशन कंट्रोल सेक्शन है या नहीं, इसका चेक करने का एक तरीका ये, आप एप्सिलॉन टी कैलकुलेट करके कंपेयर कर दे 0.005 के साथ। दूसरा तरीका शॉर्टकट क्या हो सकता है, टेंशन कंट्रोल लिमिट वैल्यू जो है ना सी की टेंशन कंट्रोल लिमिट, दैट इज 3/8 ऑफ डी। आप कैलकुलेट कर दे 3/8 ऑफ डी, मे बी यहां पे कैलकुलेट हुआ हो, 3/8 ऑफ डी बन रहा है 8.06 इंच, और हमारे केस में जो सी है दैट वाज हाउ मच, ए की वैल्यू हमारे पास बन रही है 0.305। अब हमने ये एग्जैक्ट अपना यहां एएस को देखिएगा, ये वो वाला एएस है जो 2 बारें सिलेक्ट कर ली, उनका एक्चुअल जितना एरिया है उतना डाल दिया। अब ये प्रॉपर एनालिसिस हो रहा है, 1.58 इंच स्क्वायर डाल दिया और दिस इज 0.305 इंच, और अकॉर्डिंगली सी की वैल्यू 0.36, हमारी वैल्यू आ गई सी की 0.36 इंच। टेंशन कंट्रोल लिमिट के करस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू है 8 इंच। अब हमारी वैल्यू उससे बहुत छोटी है, इसका मतलब हमारा एप्सिलॉन टी से काफी बड़ा होगा। This value for C is clearly less than 3/8 of D, so this is tension control section. So the final check is to confirm the strength reduction phi, confirm the strength of the section including the phi value, यानी phi mn कैलकुलेट करते हैं। phi is confirmed to be 0.9, mn की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, and you are getting 152 kip fit, mu was 130 kip fit। अब यहाँ पे 2 चीजें होंगी, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका phi mn कम हो जाए mu से, इसका मतलब सिंपल ये कि आपका सेक्शन अंडर स्ट्रेंथ है, यू नीड टू इंक्रीज द रीइंफोर्समेंट या मे बी डायमेंशंस, सो या आपको सेक्शन बड़ा करने की जरूरत है। अगर आपकी वैल्यू बड़ी आ जाए, फिर भी आपने चेक कर रही है ना कि बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, इसका अगर ज्यादा बड़ी आ गई, एक्सेसिवली एक्सीड कर रही है उसको, इसका मतलब है आपको थोड़ा अनइकोनॉमिकल सेक्शन आप ले रहे हैं, आप खामखा ज्यादा स्टील या कंक्रीट यूज कर रहे हैं, सो यू मे रिवाइज एंड pick up a lighter section in the next trial, but this is enough. This is adequate without being too excessive. So use 2 number 8 bars as shown in this figure. ये आपका फाइनल आंसर इस तरह से आएगा। You will present your answer in this format. 2 number 8 bars with this distance, जो कि D की वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये 2.5 इंच सेंटर तक है, यहां से लेके इसके सेंटर, यानी कहां पे इसको प्लेस करना है।